कल रात सबसे बड़ी खबर आई, अब तक का सबसे बड़ा हमला लेबनान ने हिजबुल्लाह ने किया इजराइल के ऊपर। दरअसल वहां बिन्यामिना में एक डिनर चल रहा था, वहां उनका किचन था, वहां डिनर चल रहा था जहां तकरीबन 100 के आसपास सैनिक इकट्ठा थे। वहां पर एक के बाद एक 2 ड्रोन के हमले हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि ईरानी ड्रोन हैं जिनको लेबनीज जरूरतों के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। ये एक बार में 30 किलो से ज्यादा विस्फोटक लेकर जा सकते हैं। इन ड्रोन्स के साथ हमला किया और उसके बाद पूरे इजराइल में खलबली मच गई। लेबनान के ड्रोन से इजराइल में तबाही मच रही है। जी हाँ, इजराइल के जो नागरिक हैं ना, वो देश छोड़ करके भाग रहे हैं, पर ये इजराइल कभी शोकेस नहीं करने वाला है क्योंकि उनको एज अ सुपर पावर अपने आप को दिखाना है पूरी दुनिया के सामने। असलियत इजराइल कभी रिवील नहीं करता है। हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और हम पैलेस्टीन के साथ हैं फ्रॉम डे 1। बचपन में तो मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है क्या, क्योंकि कई लोगों को तो अभी भी मिसकंसेप्शन है कि पिछले 1 साल से पैलेस्टीन में बहुत तबाही हो रही है, इजराइल आतंक मचा रहा है। पर असलियत पता है क्या है? 125 साल पहले इजराइल का ये आतंक इनिशिएट हो गया था और फिर बढ़ते 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 रोजाना बॉम्बिंग होते होते यहाँ पहुंच गया है। एंड नो डाउट इजराइल में भी कई सिटीजन्स ऐसे होते हैं जो मुखालिफत करते हैं इस टेररिज्म की। वो बोलते हैं कि हमारी देश की सरकार गलत कर रही है। हमारे देश के कई लोग जो प्रोवोक हो चुके हैं गलत कट्टरवादी बन गए हैं। यहाँ तक कि यहूदियों के जो आलिम होते हैं उनका वीडियो तक वायरल हुआ था कि वो सड़कों पे निकले थे प्रोटेस्ट करने के लिए कि फ्री पैलेस्टीन, भैया पैलेस्टीन पे हमले मत करो। और फिर पता है क्या हुआ? इजराइल की पुलिस ने बुरी तरीके से उन बुजुर्गों को मार पीट करके शांत करवा दिया। देयर आर गुड पीपल ओवर देयर टू, और बुरे लोग तो हर जगह होते ही हैं। अशोक कुमार पांडे जी को आप जानते हैं ना, सच्ची खबरें हम तक लेकर के आते हैं। वो एक बार उनको हम सब मिलकर के धन्यवाद कर देते हैं और फिर इस वीडियो को आरंभ करेंगे। ढेर सारे वीडियोस कल आ रहे थे, कुछ आपको दिखा सकते हैं, कुछ आपको नहीं दिखा सकते हैं। इन वीडियोज में जो सबसे खास बात थी कि जो वहां एम्बुलेंस है वो लगातार एम्बुलेंस दिखाई दे रही थी। 30 से 40 एम्बुलेंसें भागती हुई दिखाई दे रही थी और हेलीकॉप्टर की फोटो आ रही थी जो इन घायल और मरे हुए सैनिकों को लेकर वहां के अस्पताल में जा रहा था। अब शुरुआत में जब मैंने देखा, रात को मैंने देखा, मैंने लिखा भी था ट्विटर पे, तो उस समय जो खबर बताई जा रही थी उस खबर में किसी के मारे जाने की बात नहीं थी। कहीं 40, कहीं 30, कहीं 60 से ऊपर सैनिकों के घायल होने की बात थी। आप जानते हैं कि इजराइल बड़ी मुश्किल से अपने सैनिकों की जो मौत होती है उसको स्वीकार करता है, अपने सैनिकों के घायल होने को स्वीकार करता है। तो शुरू में इसको ऐसे ही दिखाया गया जैसे कोई बहुत छोटी घटना हो, लेकिन जैसे जैसे रात गहराई खबरें बाहर आने लगी और अब जाकर इजराइल ने 4 लोगों के नाम तो डिक्लेयर कर दिए हैं, अपने 4 सैनिकों के नाम डिक्लेयर कर दिए हैं। नाम और तस्वीरें इजरायली मीडिया पे हर जगह हैं जो इस हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा इजराइल का कहना है कि 63 लोग और घायल हैं। इनमें से ज्यादातर बहुत बुरी तरह से घायल है और कुछ को हल्की चोट आई है। अब यह हमला 2 वजहों से बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो यह कि इस पूरे हमले में कोई सायरन नहीं बजा। जो खेल खेला था हिजबुल्लाह ने, जो तरीका अपनाया था, वो तरीका यह था कि पहले रॉकेट से हमला हुआ तो सायरन बजा, उसके बाद उसी रॉकेट के साथ साथ ड्रोन्स भेजे गए तो उनके समझ में नहीं आया कि ड्रोन्स भी आए हैं। वो बिल्कुल बेपरवाह थे, डिनर कर रहे थे और उसी समय वहां पर आर्मी बेस पर ये ड्रोन अपना बम गिराते हैं जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 4 लोगों के मारे जाने और 63 लोगों के घायल होने की बात है, लेकिन जिस तरह की खबरें हैं, जिस तरह के सीन कल दिखाई दे रहे थे, जिस तरह की सारी डिटेल्स हैं, ऐसा लगता है कि कल इजराइल के 100 से ज्यादा सैनिक या तो मारे गए हैं या बुरी तरह से घायल हुए हैं। इसके पहले भी हईफा में लगातार बमबारी हुई है। कल लगभग पूरे दिन बमबारी हुई है और आज सुबह से ही जब सुबह उठ के मैंने चेक किया तो देखा कि हईफा में लगातार साइरन्स बज रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं कि वहां पर रॉकेट से हमला हो रहा है। जाहिर है वहां के आर्मी के जो प्रवक्ता हैं उनका वीडियो आया और उन्होंने कहा
कि इजरायली मीडिया ज्यादा उन सीन्स को दिखाए मत, ज्यादा कुछ दिखाए मत। दरअसल इजराइल जो है वो अपने लोगों के बीच में एक ऐसी इमेज बना के रखता है जैसे आईडीएफ को कोई हरा नहीं सकता है। इजरायली डिफेंस फोर्स दुनिया में सबसे मजबूत है और इजरायली डिफेंस फोर्स जब चाहे तब जाकर कहीं भी मार सकती है, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। ये इमेज बनाई हुई है। आयरन डोम का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। आयरन डोम को लेकर लगातार दावे किए जाते रहे कि जब तक आयरन डोम है तब तक इजराइल के ऊपर ना कोई मिसाइल आ सकती है, ना कोई रॉकेट आ सकता है, ना कोई ड्रोन आ सकता है। अब ये आयरन डोम है क्या? आयरन डोम बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके अंदर, जिसके एरिया में जो ही कोई मिसाइल या रॉकेट आती है अपने आप यहां से मिसाइल फायर होना शुरू हो जाती है और उसको इंटरसेप्ट करके आसमान में ही गिरा देती है। लेकिन पहले ईरान के हमले के समय यह पूरा का पूरा आयरन डोम फेल हुआ। वहां भी शुरू में यही दावा किया गया कि कोई नुकसान नहीं हुआ। बाद में धीरे धीरे बाहर वीडियोस आए तो पता चला कि उनका एक जो पैड था, हेलीपैड था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। कई सारे जहाज बर्बाद हुए हैं और 60% से ज्यादा जो इजरायली टारगेट हैं वो लगे हैं। उसके बाद हिजबुल्लाह के लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार रॉकेट्स आ रहे हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, मिसाइलें आ रही हैं और ज्यादातर अपने टारगेट पे लग रही हैं। घरों के जलते हुए घरों के हमने निशान देखे हैं, मिलिट्री बेसेस के निशान देखे हैं और कल जो हुआ वो तो अपने आप में बेहद बड़ी घटना है क्योंकि आयरन डोम इंटरसेप्शन सारा कुछ फेल हुआ और उसके बाद वहां पर सीधे सैनिकों के बीच में जब वो डिनर कर रहे थे ये बम जाकर गिरा है और वहां पर भारी नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि कल कई सारे जो प्रो पैलेस्टीनियन या प्रो लेबनीज ट्विटर हैंडल्स हैं वो रात को खबर चलाने लगे कि हलेवी वहां के जो चीफ हैं, आईडीएफ के जो चीफ हैं वो भी उस समय वहां थे और वो भी मारे गए। लेकिन ना तो हिजबुल्लाह ने ऐसा कोई दावा किया, ना आईडीएफ ने उसका कोई खंडन किया। इसलिए फिलहाल हलेवी के मारे जाने की जो खबर है वो सही नहीं लगती, वो गलत खबर लगती है। अगर ऐसा हुआ होता तो कम से कम हिजबुल्लाह ये दावा करता। कहा यह जा रहा है कि वहां पर उसको होना था लेकिन वो उस समय वहां पर नहीं था। दरअसल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जो हमले हुए हैं हम सब जानते हैं कि ईरान या हिजबुल्लाह के किसी मोल की वजह से हुए हैं, जिसकी तलाश हिजबुल्लाह भी कर रहा है और ईरान भी कर रहा है कि किसने जासूसी की थी। इसके पहले कई बार पकड़े गए हैं इजराइल के अंदर ऐसे लोग, ऐसे यहूदी लोग जो ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे। अगर मुझे ठीक से याद है तो महीने भर पहले ऐसी घटना हुई थी। अब यह बिल्कुल मुमकिन है कि इजराइल के अंदर ईरान के, लेबनान के हैंडलर्स और भी काम कर रहे हों जिन्होंने यह बिल्कुल ठीक ठीक सूचना दी हो कि इस समय इस जगह पे ढेर सारे सैनिक एक साथ होंगे और जिसका फायदा उठाकर हिजबुल्लाह ने यह हमला किया है। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी ग्राउंड की लड़ाई शुरू होगी, जब भी मैन टू मैन लड़ाई शुरू होगी, इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और आप समझ सकते हैं कि इतनी सारी कोशिशों के बावजूद लेबनान में घुसने में कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। इजराइल को बदनामी जरूर हो रही है। यूएन के जो वहां पे पीस कीपिंग फोर्स है उसने आरोप लगाया है कि इजराइल लगातार उनके ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ने में कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, लगातार नुकसान हो रहा है। हालत यह है कि अब उसको अपने एयर डिफेंस सिस्टम, अपना जो उसका आयरन डोम है उसके ऊपर भरोसा नहीं रह गया है। अमेरिका से उसने अपील की थी, अमेरिका से उसने भीख मांगी थी, मदद मांगी थी और अमेरिका अपने 100 सैनिकों को भेज रहा है और साथ में अपना एयर डिफेंस सिस्टम जिसको थाट कहते हैं, THAAD, वो भेज रहा है ताकि ईरान अगर दोबारा कोई हमला करता है, लेबनान अगर हमला करता है तो इजराइल को बचाया जा सके। अब ये थाट वहां पर कितना कामयाब होगा, कितना नहीं कामयाब होगा, ये तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात है। लेकिन अभी इतना बिल्कुल क्लियर हो गया कि अमेरिका की कदम कदम पर मदद के बिना इजराइल रेजिस्टेंस फोर्सेस से लड़ने की ताकत नहीं रखता है। यह भी क्लियर हो गया कि ईरान का जो हमला हुआ था उससे इजराइल कहीं ना कहीं हिला हुआ है। उसके समझ में आ गया है कि आयरन डोम को लेकर जो इतना ज्यादा उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो काम नहीं आया। आयरन डोम को भेदा गया, मिसाइलें सीधे सीधे जमीन तक पहुंची, अपने अड्डों पर उन्होंने जहां सोच के भेजा गया था वहां पर हमला किया, नेवातिम एयरबेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, कई सारे F-16 जहाजों को बर्बाद किया। और इजराइल इसीलिए बातें तो लगातार कर रहा है लेकिन ईरान पर कोई हमला करने से पहले वो पूरी तरह से चाक चौबंद कर लेना चाहता है अपना डिफेंस, और उसके लिए एक बार फिर से उसको जाना पड़ा उसी अमेरिका की शरण में। अमेरिका की हालत यह है कि पानी की तरह पैसा बहा रहा है यूक्रेन पर, पानी की तरह पैसा बहा रहा है इजराइल पर।
अब यूक्रेन जो है लगातार पीछे हट रहा है, यूक्रेन का लगातार नुकसान हो रहा है, यहां इजराइल का लगातार नुकसान हो रहा है, और वहां अमेरिका में इतना बड़ा तूफान आया है और उससे जो लोग जिनके ऊपर असर पड़ा है, जिनके घर टूट गए हैं, जिनकी गाड़ियां बह गई हैं, उनकी मदद करने के लिए अमेरिका के पास पैसा नहीं है। अमेरिका उस घर की तरह हो गया है जो अड़ोस पड़ोस को तो उसकी गुंडागर्दी के लिए पूरा सपोर्ट करता है, लेकिन अपना घर बचाने के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं रह जाता है, लगातार वो कर्ज में डूबता चला जाता है। इधर इजराइल की हालत यह है कि जेरूसलम पोस्ट जो उसका एक अखबार है, इजराइल का अखबार है और पूरी तरह से इजराइल का गोदी मीडिया है, उसमें खबर छपती है कि मास माइग्रेशन, ग्रेट इमिग्रेशन हो रहा है, लगातार लोग इजराइल छोड़ छोड़कर बाहर जा रहे हैं। अभी तक जब ये बातें कही जा रही थी तो इसका मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन इजराइल के अपने इस अखबार ने इजराइल का डेटा पब्लिश करके कहा है कि बड़ी संख्या में इजराइल से लोग हमेशा के लिए देश छोड़कर जा रहे हैं। कारण आप जानते हैं, इकॉनमी चौपट है, रोज सायरन बज रहा है, रोज जाके सेफ हाउस में घुसना पड़ता है, नौकरियां हैं नहीं, लगातार डर बना हुआ है कि कब किसके घर पे कौन सी मिसाइल गिर जाए, कब किसके लोगों को मार दिया जाए। तो फिर जो लोग बाहर से आए थे यहां पर ये सोच के कि ये मिल्क और हनी का देश है, यहां पे दूध और शहद बहती है, वो दूध और शहद जब नहीं मिल रहा है तो देश छोड़ के चले गए हैं। इजराइल बिल्कुल फर्जी तरीके से बसाया गया देश है, जिसमें यूरोप, अमेरिका और दुनिया के तमाम मुल्कों से यहूदी आकर और वहां के लोकल जो फलस्तीनी हैं उनके घरों पर कब्जा करके एक देश बनाया है इन लोगों ने, जिस देश पर जिस दिन खतरा आएगा आधा देश खाली हो जाएगा। ये बात मैं पहले से कह चुका हूं और अब जेरूसलम पोस्ट की जो खबर ये आई है वो मेरी बात को और मेरे जैसे लोगों की बात को सही साबित कर रही है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो इजराइल के लिए अपने वजूद पे खतरा हो जाएगा। उधर हिजबुल्लाह ने सैनिक ठिकानों पर हमला किया तो इजराइल ने उसका कहां निकाला, उसका निकाला नॉर्दर्न गजा में। वहां अल अक्सा मार्टियर्स हॉस्पिटल, अल अक्सा शहीद हॉस्पिटल है, वहां टेंट बनाकर लोग रह रहे थे, उन टेंटों पर बम गिराए गए हैं, लोगों को जिंदा जलाया गया है और इस तरह से इजराइल ने वो हरकत कर दी जहां तक अभी हिटलर भी नहीं पहुंचा था। मासूम बच्चों को वहां जलाया जा रहा है, 4 लोगों के मारे जाने की खबर है और जो जले हुए लोग हैं उनमें से कितने मरेंगे कितने बचेंगे हम कहीं नहीं जानते। जहां आर्मी से मुकाबला करना है वहां तो वो पीछे हटता जा रहा है, लेकिन जहां आम मासूमों के ऊपर हमला करना है वहां योजना बनाई गई है, वहां स्कीम बनाई गई है कि गजा को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, वहां पे एड नहीं पहुंचने दिया जाएगा, लोग जब भूख से मरेंगे तो वो अपने आप सरेंडर कर देंगे। लेकिन शायद नेतन्याहू ये नहीं समझ पा रहा है कि 1 साल से इतनी परेशानी झेलने के बाद अगर गजा के लोगों ने अभी तक अपना सिर उसके कदमों में नहीं रखा है तो आगे भी उसे इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ये सारी हरकतें नोट हो रही हैं और वक्त कभी ना कभी इसका हिसाब करेगा। यूएन चीफ पर जो उसने प्रतिबंध लगाया था कि यूएन चीफ आ नहीं सकते हैं, इजराइल के अंदर पर्सोना नॉन ग्रेटा है, उसके खिलाफ 104 मुल्कों ने एक लेटर लिखा है। दर्द इस बात का है कि हिंदुस्तान ने उस लेटर पर साइन नहीं किया है। मतलब पता नहीं किस शौक में, पता नहीं किस सोच में ऐसा सारा कुछ किया जा रहा है। अमेरिका आपका कभी नहीं होना है, लेकिन जो ग्लोबल साउथ जिसका नेता बनने का ख्वाब देख रहा था हिंदुस्तान, जिसने हमेशा हमारा साथ दिया है, उसके 104 मुल्कों ने साइन किया उस लेटर पे, लेकिन हिंदुस्तान ने उस लेटर पर साइन नहीं किया। सच कहें तो यह बायसे शर्म है, लेकिन अब ठीक है, निजाम जो भी करे हमारे जैसे लोग कर ही क्या सकते हैं। 2 खबरें और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो यह कि इराकी रेजिस्टेंस जो है वो अपने हमले लगातार रिन्यू कर रहा है। अभी अभी जो खबर आई है उसमें इराकी रेजिस्टेंस ने दावा किया है कि तेल अवीव के ऊपर उसने मिसाइल फेंकी है। अब इस मिसाइल के असरात क्या हुए हैं, इस मिसाइल ने नुकसान कितना पहुंचाया है या फिर खाली जमीन में गिरा है, ये आगे पता चलेगा। लेकिन अभी इतना क्लियर है कि तेल अवीव जो इजराइल का सेफ हेवन था, जहां पर किसी की मिसाइल नहीं पहुंचती थी, कोई बम नहीं पहुंचता था, आयरन डोम का गुरूर था कि आयरन डोम के आगे कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, उस तेल अवीव पे अगर देखा जाए तो अब सब हमला कर चुके हैं। हिजबुल्लाह हमला कर चुका है, हमास ने तो हमला किया ही था, इराकी मिलिशिया हमला कर चुकी है, ईरान हमला कर चुका है और
हूथी भी हमला कर चुका है। यानी तेल अवीव अब सबके निशाने पर है और यह इजराइल के लिए बेहद फिक्र की बात होनी चाहिए। दूसरी खबर जो है वो अरगाची साहब के हवाले से है। अरगाची साहब जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के। अरगाची साहब पुराने पायलट हैं और आप जानते हैं कि बेरूत में हवाई जहाज उतरने पर इजराइल ने रोक लगाई हुई है। इजराइल ने कहा है कि अगर बेरूत में कोई जहाज उतरेगा तो हम उसको उड़ा देंगे। लेकिन अरगाची ना केवल अपना जहाज खुद चलाकर बेरूत पहुंचे, खुद उन्होंने ड्राइव किया, कोई पायलट नहीं लिया और वहां पर पहुंचे। वहां गए उन इलाकों में जहां इजराइल ने बम गिराया है। ये वो इलाके हैं जहां अभी तक लेबनीज मिनिस्टर भी नहीं जा पाए थे। वहां पहुंचे, लोगों से बातचीत की, उनको राहत दिलाने की बात की। उसके बाद लेबनान के नेताओं से मीटिंग की। जब उनको बताया गया कि अमेरिका अपने 100 सैनिकों को भेज रहा है वहां पर और थाट भेज रहा है, तो उन्होंने कहा अमेरिका अपने सैनिकों की जान भी खतरे में डाल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान चाहता है कि अमन हो, शांति हो, लेकिन जंग के लिए वो तैयार है। उसके बाद वो गए अम्मान और अम्मान में उनकी मुलाकात हुई है हूथी के लीडर से। इसके पहले भी आप जानते हैं कि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं पेजेश्कियन, वो तमाम अरब मुल्कों का दौरा कर चुके हैं, जिसके बाद अरब मुल्कों ने कहा था अमेरिका से कि वो इजराइल को रोके कि इजराइल ईरान की ऑयल फैसिलिटीज पे हमला नहीं करे। साथ ही यह भी कहा था कि अगर इजराइल और ईरान की जंग होती है तो हम अपना एयर स्पेस यूज नहीं करने देंगे। ऐसे में फॉरेन मिनिस्टर के जो ये दौरे हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट हैं। बहुत साफ लग रहा है कि ईरान खाड़ी में अपनी ताकत मजबूत कर रहा है। बहुत साफ साफ अरब मुल्कों को बता रहा है कि आप अगर इस जंग में शामिल हुए तो आपसे दुश्मनाना व्यवहार किया जाएगा। और साथ में जो उसके अपने लोग हैं, चाहे हिजबुल्ला हो चाहे हूथी हो, उनके साथ लगातार मीटिंग करके नए नए प्रोग्राम बना रहा है, जिसके असरात अभी आपको दिखाई दे रहे हैं और आगे दिखाई देंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राष्ट्रपति जो हैं ईरान के, वो इंटरनेशनल यात्राएं कर रहे हैं, जिसका अपना एक उद्देश्य है। मैक्रॉन से मिले। मैक्रॉन आप जानते हैं, मैक्रॉन ने बयान दिया था कि फ्रांस अब इजराइल को अपने हथियार नहीं भेजेगा। उसके बाद भी मैक्रॉन लगातार सीज फायर की बात कर रहा है। मैक्रॉन लगातार यूएन की पीस कीपिंग फोर्स पे इजराइल के हमले की मलामत कर रहा है। मैक्रॉन के साथ मीटिंग की ईरान के राष्ट्रपति ने और उसके बाद यह बयान आया कि लेबनान और इजराइल के बीच में सीज फायर होना चाहिए। इसके पहले भी मैं आपको बताऊं कि शिन बेट, जो इजराइल का ही एक आर्मी इंस्टीट्यूशन है, उसके जो चीफ हैं वो कैरो गए हुए हैं और कैरो जाकर एक बार फिर से हमास के साथ सीज फायर की बात कर रहे हैं। यानी अपने आप में डिप्लोमेटिक कोशिशें भी हो रही हैं। अब ये कामयाब होंगी कि नहीं होंगी ये देखना होगा। मुझे फिलहाल नहीं लगता है कि ये कामयाब होंगी। इन सब के साथ आपको एक मजेदार किस्सा सुना दूं। जब सारे किस्से चल रहे हों तो कुछ मजेदार किस्से भी सुनने चाहिए। मीनाक्षी शुक्ला है, मैं नहीं जानता वो कौन है, लेकिन अपनी प्रोफाइल में सनातनी हिंदू लिखती हैं। कल आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक पोस्ट की, ट्विटर पर एक पोस्ट की, जिसमें यूज किया कि हमको हिजबुल्लाह के खिलाफ फला फला करना चाहिए ताकि हमारे सैनिक, हमारे लोगों को बचाया जा सके। मीनाक्षी जी वहां पे गई और वहां पे उसी को कॉपी करके लिख दिया कि हां ऐसा करना चाहिए ताकि हमारे सैनिकों और हमारे लोगों को बचाया जा सके। हैं हिंदुस्तानी, सनातनी हिंदू हैं और इजराइल के लोगों को हमारे सैनिक और हमारे लोग कह रही हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके नीचे किसी इजरायली ने आके उनका अपमान कर दिया और उनके बारे में ऐसा ऐसा कहा, उनके नहीं बल्कि हमारे देश के बारे में ऐसा ऐसा कहा जिस पर शर्म आ जाए। ये लोग इजराइल का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? जाके इजराइल की तमाम जो एजेंसीज हैं उनके यहां कमेंट क्यों कर रहे हैं? दुनिया में भारत की बेइज्जती क्यों करा रहे हैं और इतनी गालियां क्यों सुन रहे हैं? यह समझना मेरे लिए सबसे मुश्किल है, जब दुनिया के ज्यादातर मुल्क और उसकी आवाम लगातार फलस्तीन और लेबनान के साथ खड़ी हो रही है, लगातार इजराइल के खिलाफ खड़ी हो रही है। तो यह हिंदुस्तानी बेवकूफों को क्या पड़ी हुई है जाकर वहां पर इजराइल का सपोर्ट करने और गालियां खाने की? यह बात मेरी समझ में तो नहीं आती है, लेकिन आपकी समझ में अगर आए तो मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अशोक जी ये सोच रहे हैं कि जो इजराइल सपोर्टर्स हैं ये बड़े होशियार लोग होंगे। अरे ये तो मोदी जी की अंधभक्त वाली जो मशीन है ना, जिससे फट फट करके ब्रेन वॉशिंग करी जाती है, उसके नतीजे हैं, लापरवाही के नतीजे हैं। लापरवाही किसकी? उन अंधभक्तों की खुद की, क्योंकि विद एज आपको अपने कॉन्शियस का इस्तेमाल करना होता है। अभी 10-10 साल के बच्चे तो हैं नहीं जो इजराइल सपोर्टर्स बन गए हैं, अच्छे खासे 18+ तो हैं आराम से।
पर क्या है ना, इन मूर्खों को लगता है कि क्योंकि पैलेस्टीन में मुस्लिम्स रहते हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी तो एंटी मुस्लिम ही रहती है, तो दुनिया में कहीं पे कुछ भी एंटी मुस्लिम हो रहा है उसको सपोर्ट कर दो, चाहे इंसानियत उसमें तार तार हो जाए। ये बेवकूफ हिंदू मुस्लिम के दायरे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। इन्हें मालूम ही नहीं कि एक सच्चा धार्मिक इंसान, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म पंथ से बिलोंग करता हो भाई, वो कभी आतंक नहीं मचा सकता। धर्म आपको कभी भी हिंसा सिखाएगा नहीं। एक बात मुझे अशोक कुमार जी की बड़ी अच्छी लगी कि बिल्कुल फर्जी तरीके से बनाया गया देश इजराइल है और एक दिन ये देश खत्म होकर के रहेगा, खाली होकर के रहेगा। इजराइल में जो लोग रहते हैं ना, वो किस जमीन पे रहते हैं? उस जमीन पे रहते हैं जो फलस्तीनियों की थी ओरिजिनली, उनसे छीन करके, कब्जा करके और फिर इजरायलियों के घर बसे हैं। ये जो राक्षस नुमा लोग होते हैं ना, नेतन्याहू जैसे, ये लोग घटिया प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं जिसके तहत नुकसान सारा एक इनोसेंट को ही होता है, मासूम मजलूम ही मारे जाते हैं। आई रियली होप कि पैलेस्टीन की सारी कठिनाइयां दूर हो जाए और वक्त उनके फेवर में हो जाए। आमीन। अगर आप भी यही सोचते हैं तो कह दीजिए सुम आमीन। चलिए, ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिएगा, महफूज रहिएगा और हमेशा दुआएं करते रहिएगा। साथ ही साथ जितने अच्छे काम करना पॉसिबल है ना, उतने करिए। हो सकता है आपकी आर्थिक हालात ऐसे नहीं हो कि आप 5 गरीब बच्चों को खाना खिला सकते हैं, तो एक गरीब बच्चे को अगर आप 2 केले भी खिला देना, बहुत है। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।